दोस्तों स्वागत है आप सबका। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि टुडे वी हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी विद अस। और इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं इनकी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पता चले कि ये इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड तक सुनना। हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम 50 से ज्यादा पूरे एशिया के सीईओज का इंटरव्यू ले रहे हैं रियल एस्टेट से, ताकि आपको रियल एस्टेट की रियल इन्फॉर्मेशन मिले। और आज ऐसा ही मुंबई से, हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई के एक बहुत अच्छे ब्रांड, एक लीडिंग ब्रांड अजमेरा रियलिटी के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। लेकिन पहले इस ग्रुप के बारे में जानिए। 52 साल से अजमेरा रियलिटी मुंबई में काम कर रहा है। 1968 से ये ग्रुप शुरू हुआ। इनके प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, सूरत में, राजकोट में, बैंगलोर में, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है इनका यूके में। दोस्तों, ये इतना बड़ा ह्यूज ग्रुप है और इसका ह्यूज ग्रुप का प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आज हम तक लेकर आए। लेकिन वो व्यक्ति को हम कैसे भूल सकते हैं जो फाउंडर है इस ग्रुप के, लेट श्री छोटालाल एस अजमेरा, जिन्होंने इस ग्रुप को 1968 में शुरू किया। 25 से ज्यादा अवार्ड इस ग्रुप को मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट प्रीमियम अवार्ड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरआर केबल सीएनबीसी अवार्ड, रियल एस्टेट अवार्ड इन 2012, क्रेडाई की तरफ से बेस्ट डेवलपर एंड बेस्ट डिजाइन अवार्ड, डेवलपर ऑफ द ईयर इन रेसिडेंशियल 2019, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड इन 2016 एंड 17, कंस्ट्रक्शन वीक इंडिया अवार्ड 2018 में, द आरएफ रियलिटी फैक्ट रियल एस्टेट बिजनेस एंड लीडरशिप अवार्ड इन 2017। दोस्तों, सभी अवार्ड बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, लेकिन कुछ अवार्ड्स हमने आपको बताए। तो इस ग्रुप के डायरेक्टर धवल अजमेरा जी आज हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू एक रियल एस्टेट आइकॉनिक कंपनी के, एक रियल एस्टेट आइकॉन अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए, पूरा इंटरव्यू देखिए, ताकि आपको समझ सके कि रियल एस्टेट में अगर आप एक अच्छी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, या एडवाइजर है, या इन्वेस्टर है, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगा धवल अजमेरा जी से। धवल जी, थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस समय देने की। थैंक यू वेरी मच अनमोल जी, मुझे बुलाने के लिए और ये इंटरव्यू लेने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आपकी जो कंपनी है ये रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज मेरा खुद का पर्सनली ये बहुत मानना है कि रियल एस्टेट एक इंडिया की जीडीपी के लिए बहुत ही बड़ा योगदान और बैकबोन है। Right. तो ये चीज के लिए अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप जैसे आपके बताया कि 50 से ज्यादा वर्ल्ड ओवर रियल एस्टेट सीईओज का आप इंटरव्यू लोगे, तो इससे बड़ा नॉलेज शायद कोई आईआईएम या आईआईटी भी नहीं दे पाएगा। सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई एम रियली कांग्रेचुलेटिंग यू फॉर दिस। सो प्लीज कीप इट अप, और ये डेफिनेटली कीजिए। ये बहुत ही बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया के ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हर कोई जानना चाहता है कि एक डायरेक्टर, एक सीईओ कैसे अपनी जर्नी तय करता है। तो आपका पर्सनल जर्नी हम जानना चाहेंगे, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, रियल एस्टेट में एंट्री तक कैसी रही ये जर्नी, जरा डिटेल में हमें बताइए। तो ऑब्वियसली मैं स्कूल मैंने यहाँ पे मैं जूहू में बॉम्बे में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने स्कूल उत्पल संघवी में किया। बचपन से ही मैं इतना, मतलब आई वॉज एन मीडियम, आई वुड से एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट वेरी वेरी हाई पर्सनैलिटी, मतलब मार्क्स ऐसे वो नहीं थे, बट माई होल आइडिया एंड मन में पहले से एक एंटरप्रेन्योरल दिमाग था, एक विजन था कि मेरे को मेरी कंपनी में ही आगे बढ़ के इसको ग्रो करना है। फिर जब मैंने एक सेक्टर का डिसीजन जब कॉलेज में आया, तभी मैंने बिजनेस एंटरप्राइज की वजह से मेरे कॉमर्स में आगे बढ़ के फिर मैं उसमें आगे बढ़ा। फिर ऑब्वियसली जब मैं कॉलेज में था तभी मैं साइड बाय साइड 2-3 रियल एस्टेट के रिलेटेड कोर्सेज भी किए, ताकि मुझे उसके अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना शुरू हो और उसको आगे बढ़ाए। बट मेरा बहुत ही पर्सनल मानना है कि ये सारे नॉलेजेस तो हम लेंगे और करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, बट प्राइमरीली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। तो मैं हमेशा, जब मेरा 12th स्टैंडर्ड के बाद जब मैं बीकॉम में आया पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी मैं हमेशा जब मेरे कॉलेज सुबह में ख़त्म होके दोपहर के बाद मैं हमेशा साइट पे आता था, और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली हमारे इंजीनियर से, हमारे मेरे फादर से, मेरे अंकल से, जो प्रैक्टिकली ऑफिस में रहते थे। तो हमेशा साइट पे आके प्रैक्टिकली, जब भी भले मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था, बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था मुझे, बट कॉलम किसको बोलते, बीम किसको बोलते, स्लैब किसको बोलते, ब्रिक वर्क किसको बोलते, ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेजेस मैंने 13th 14th एंड बीकॉम, मतलब जो ये FY बीकॉम, वो सारे टाइम में मैंने आई हैड gained a lot of practical knowledge।
और ताकि ये 3 साल के अंदर जो प्रोसेसेस रियल एस्टेट के होते हैं वो मैंने काफ़ी अच्छी तरह से माना, सीखा। और उसके बाद मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तभी हमारे फैमिली ने मुझे एक चैलेंज के अंदर घुसा दिया था। तभी एक प्रोजेक्ट था हमारा बोरीवली में, योगी नगर करके। वो प्रोजेक्ट में एक बिल्डिंग हमको बनाना था। तो वो बिल्डिंग में ऐसा था कि हमको 21 माले का बिल्डिंग 18 महीने में स्टार्ट टू एंड फिनिश करके रेडी करना था। तभी ना कोई ऑब्वियसली वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांस कुछ भी नहीं था। आज जब मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ताकि मतलब क्रेन्स थे बट ना ही कोई दूसरी ऐसे कोई माइवान टेक्नोलॉजी या अदर टेक्नोलॉजी जिससे काम एकदम स्पीड में हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लेबर स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकली जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन होता था उस हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो तभी मैं वो चैलेंज में मैं घुसा। ऑब्वियसली मेरे पिताजी, मेरे भाई, वो लोग सब मेरे साथ थे ओवरलुक करने के लिए, बट मैं रेगुलर साइट पे जाके देखता था कि रोज के रोज वो कैसे काम हो। और वो मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जब भी मैंने वो साइट शुरू की। जो साइट पे वहाँ पे 3-4 बिल्डिंग थे और वो जो 21 माले का टावर था वो हमने 18 महीने में पूरा किया फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। सो दैट वाज द बिगेस्ट। 21 माले का टावर 18 महीने में, huge thing to listen actually in real estate। हाँ, तभी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल पहले वो जमाने में 8-8 दिन में एक स्लैब भरना, वो एक बहुत, एंड वो भी मैनुअल मेथड से, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई माइवान टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो एक नॉर्मली वो टाइम पे 15 दिन में एक स्लैब होता था, वो हमने 8-8 दिन में एक स्लैब किया। वो अचीवमेंट और वो जो डे टू डे प्लानिंग करना और उसका मैनेजमेंट करना, वो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठना, इंजीनियर के साथ बैठना, वो सब के साथ मटेरियल मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट, वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत ही डीप एक्सपीरियंस मुझे उस टाइम पे मिला। और मेरा वो मानना है कि ये चीज जब मैं गया साइट पूरा करके, फिर मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, मेरा MBA का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं यूके कार्डिफ गया। कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मैंने यूके MBA किया है इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। एंड देयर आफ्टर आई टुक इट फॉरवर्ड कि जब मैं वापस आया 1 साल बाद, फिर मैंने एक प्रैक्टिकल पूरा ऑब्वियसली साइट संभाल ली थी। नॉलेज रियल एस्टेट का था, एक आउटडोर एक्सपीरियंस भी था जब मैं ओवरसीज में रहा 1 साल खुद का। सो एक एंटरप्रेन्योर नॉलेज जिसको चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, साइट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज और इंडिपेंडेंट नॉलेज, ये सारी चीज एक थोड़ी थोड़ी मेरे में गॉड्स ग्रेस थोड़ी थोड़ी आ गई थी। एंड आई वाज लर्निंग टुवर्ड्स इट। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक हमारे जो लेट चेयरमैन थे श्री छोटालाल अजमेरा जी, उन्होंने एक विजन रखा कि हमें अभी अपनी कंपनी को बॉम्बे से आगे, ऑब्वियसली हम दूसरे शहरों में भी थे, बट एक नया शहर बैंगलोर शुरू करना है। बिकॉज बैंगलोर 20 साल पहले वॉज द ग्रोइंग सिटी। आप अगर बैंगलोर का ग्रोथ देखो तभी, बिकॉज सारी IT कंपनियां उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, तो वो ग्रोइंग सिटी थी। और हमने बैंगलोर में भी, क्योंकि वहाँ पे जैसे अपना IT कंपनीज ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, अपना ग्रोथ, अपना जॉब ग्रोथ होता है। जॉब ग्रोथ होने के कारण रियल एस्टेट ग्रोथ होता है, और हर एक साइक्लिकल फॉर्मेशन होता है। तो रियल एस्टेट का भी काफी अच्छा डिमांड उस एरिया में था। और आज भी आप देख रहे हैं बैंगलोर वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। एंड हमने वो पहला प्रोजेक्ट 2005 में शुरू किया। 2004 से हम वहाँ पे एंटर किए और वहाँ पे हमने 3-4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। और वहाँ से फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर बैंगलोर प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किया। बैंगलोर के बाद हम थोड़ा जैसे आगे गए, तो देन आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट। मेरी एक पर्सनल इच्छा थी और हमारी कंपनी में भी था कि जैसे हम ऐसे ग्रो कर रहे हैं और हमको एक इंटरनेशनल लेवल में भी जाना चाहिए। तभी हम बहरीन में एंटर किए, एक क्या बोलते हैं, एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट के उसमें। और वो बहरीन में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और बॉम्बे, अपना बहरीन का टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर हमने वहां पे लॉन्च किया था। दैट इज इन 2007-8। and after that we took it forward, and then slowly that growth became more। और फिर वहां से बहरीन से फिर हम लंदन गए। लंदन में हमने 4-5 प्रोजेक्ट्स चालू किए। And then slowly the growth has taken place, and we are now wanting to grow
हमारा एक इंटरनल टारगेट है कि हमको 3x to 5x ग्रो करना है, जो जहां से हम आज हैं। सो उस टारगेट पे हम आज चल रहे हैं। सुपर सुपर। तो सर एक्चुअली आपने इतनी सारी चीजें इतने अच्छे से बता दी कि कैसे आपने शुरू किया, फिर अभी ग्रुप क्या कर रहा है। थोड़ा सा हम अजमेरा ग्रुप के बारे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, टोटल कितने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितना है, ताकि हम हमारी ऑडियंस को ये आइडिया आ सके कि आज उन्हें कितनी सारी आगे प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिलने वाली है। तो जैसे हमने ओवरऑल हमारा लास्ट 52-53 साल से हमारा ये डेवलपमेंट चल रहा है। सो फार हमने करीब 3 करोड़ स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट डिलीवर कर चुके हैं, प्राइमरीली बॉम्बे में, बट बैंगलोर, पुणे, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, वो सब शहरों में भी हमने डेवलपमेंट किया है। अभी हमने करीब 45 to 47,000 अपार्टमेंट्स हमने डिलीवर कर चुके हैं। सो मेनी फैमिलीज आर ऑलरेडी लिविंग एंड स्टेइंग। सो हमारा एक डे, जब आज मैं आपको बताऊं, एज एन अजमेरा ग्रुप हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी वो टाउनशिप डेवलपमेंट की थी। तो हमने वो टाउनशिप डेवलपमेंट में काफी ग्रो किया है, और हमारा एक बोला जाए तो काफी सारा वी आर इन बॉम्बे, एटलीस्ट आई एम वेरी प्राउड टू से कि वी आर पिन कोड डेवलपर्स। सो मतलब आज एक एरिया जो था, एक हमारे अंकल की, मेरे चाचाओं की, क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली थी ये, और है आज भी। टुडे आई एम द सेकेंड जनरेशन एंड आई एम वेरी प्राउड कि वी आर 3 generations ऑफ फैमिली वर्किंग इन दिस रियल एस्टेट बिजनेस टुगेदर। सो आज गॉड्स grace, we are being together, we are joined. So we've looked at हमारे अंकल के और सबके एक विजन जो थे, जैसे हमने एक एरिया जहाँ पे कोई नहीं जाता था, वो एरिया को हमने डेवलप किया है। जैसे वडाला है, मीरा रोड है, वहाँ पे मीरा रोड में एक 300 एकड़ की टाउनशिप, तभी वो एशिया की लार्जेस्ट टाउनशिप गिनाई जाती थी, जहाँ पे 1500 बिल्डिंग है और 17,000 अपार्टमेंट्स हमने एक टाउनशिप में डेवलप किया है। सो वहां पे आप उस एंड दिस आई एम टॉकिंग इन 1985-1990। इट्स नॉट कि आज की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे 30 से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जो विजन और ग्रोथ था वहां पे, तभी कोई नहीं जाता था, तभी हमने एक मीरा रोड को एक आइडेंटिफाई किया, एक मीरा रोड को आइडेंटिटी दी, और उससे आज मीरा रोड का ग्रोथ देखा। सिमिलरली वडाला, जो हमारी आज फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अजमेरा आइलैंड, वहां पे हमने वहां पे वडाला में भी कुछ भी ग्रोथ नहीं था, बट आज में अगर आप देखो तो वडाला हैज बिकम लाइक द एपिक सेंटर ऑफ बॉम्बे। एक सेंटर ऐसा है जहां पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जाती है, फ्रीवे, मोनोरेल, मेट्रो रेल, हाईवे, सी लिंक, ये सारी वो एरिया से आजू बाजू से निकलती है। तो दीज आर द काइंड ऑफ विजन एंड ग्रोथ विच आवर कंपनी यूज्ड टू सी। और हमारी एक स्पेशलिटी थी टाउनशिप डेवलपमेंट, 2000 अपार्टमेंट, 3000 अपार्टमेंट, 10,000 अपार्टमेंट, 5,000 अपार्टमेंट, उस तरह से हम टाउनशिप डेवलप कर रहे थे। तो वो ग्रोथ हमने शुरू किया और उस ग्रोथ से हम आगे बढ़े हैं। और आज के तारीख में अगर आप देखें तो हम लोग ने ये ग्रोथ को आगे लेके जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। बॉम्बे के बाद हमने बैंगलोर में डेवलप किया। बैंगलोर में आज करीब हमने 2000 से प्लस अपार्टमेंट डिलीवर कर चुके हैं। गुजरात में हमने काफी डेवलपमेंट किया, राजकोट में, सूरत में, अहमदाबाद में। फिर हम आगे देखें तो बैंगलोर, गुजरात, पुणे में हमारा डेवलपमेंट चालू है। तो पुणे में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं काफी टाइमों से। और अभी इंटरनेशनली देखें तो बहरीन में हमने एक डेवलपमेंट शुरू किया था, बट फिर वो प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर we have sold that project, but we have continued our development in London, where we are doing about 3 to 4 projects. So that वहाँ पे भी एक entrepreneurship और project development चालू है। तो ये सारे growth को अगर हम देखते हुए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा strength, जैसे मैंने बताया कि we are a joint family business which is run professionally and we are a listed company, but हमारी सबसे बड़ी strength एक घर की जो strength है, वो जो आज साथ है, आज 3 generations are working together. So we have the bandwidth to expand. हम अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे जा सकते हैं और वहां पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एक पर्सनल टच और एक पर्सनल सुपरविजन हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक लेवल पे हम दे रहे हैं, ताकि हमारी एक फास्ट डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग और फास्ट ग्रोथ हम एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं खुद ही। एंड उससे अगर हम देखें, टोटल हमारी आज के तारीख में करीब 500 प्लस
इज विद इन अस. ऑब्वियसली हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सब अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, बट विद इन आवर कंपनी वी आर 500+ एम्प्लॉइज, जिसको हम वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम. एंड हम लोग के आज के यहाँ पे करीब 10 से 12 एडिशनल प्रोजेक्ट्स वी आर ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूइंग, जहाँ पे हमारा शुरू है. प्राइमरीली बॉम्बे में सबसे ज़्यादा हमारा योगदान है, और हमारी जो कंपनी की ग्रोथ है वो बॉम्बे से शुरू हुई और बॉम्बे में आज हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. बट बैंगलोर, पुणे में भी हमारा आज की तारीख में डेवलपमेंट शुरू है. सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो 10 से 12 प्रोजेक्ट्स आज हमारा प्रोजेक्ट्स चालू है बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर. सुपर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए डीप इन्फॉर्मेशन. दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे 500 से 600 एम्प्लॉइज, कम से कम जब कंपनी इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है 500 से ज्यादा वेंडर्स होते हैं, 20 से 25,000 लेबर्स लगते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. तो रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में जनरेट करता है. इसीलिए हम इन्हें रियल सुपर हीरोज मानते हैं कि इनकी स्टोरीज अभी तक कवर नहीं की गई. हम चाहते हैं कि हमारी बुक के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रियल सुपर हीरोज को सामने लाया जाए. सर बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, मुंबई से शुरू करके फिर बैंगलोर, फिर पुणे, फिर राजकोट, फिर सूरत, अहमदाबाद, फिर यूके, बहरान से लेकर यूके, लंदन तक. मतलब अभी तक के हमारे जितने इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा आइकॉनिक तरीके से आपने अभी वर्क किया, और हम चाहते हैं कि भारत के लोगों को ये स्टोरी पता चले. तो सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ऐसा माना जाता है कि हर किसी लीडर के पीछे कोई ना कोई मेंटर या आइडल या इंस्पिरेशन होता है. आप किन्हें मानते हैं, किनको आप अपना मेंटर या आइडल या इंस्पिरेशन समझते हैं? तो हमारा एज आवर फैमिली, हम एक स्वामीनारायण संस्था में काफी बिलीव करते हैं, BAPS स्वामीनारायण संस्था. तो हमारे गुरु जो थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जो हमारे अभी हाल ही 5 साल पहले गुजर गए, और अभी हमारे जो गुरु है पूज्य महंत स्वामी महाराज, हमारी फैमिली का एक रिलीजियस बेस और गॉड ब्लेसिंग्स है, और हम स्वामीनारायण में काफी मानते हैं. तो हमारे गुरु, हमारे मेंटर जो आप बोलो, पूरे फैमिली के लिए आज कोई भी हम दुविधा में आए, कोई भी एक इशू हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या नया डिसीजन लेना हो, हम हमारे गुरु के आशीर्वाद से और गुरु की गाइडेंस से लेते हैं. तो फॉर अस एज अ फैमिली हमारा ये सबसे बड़ा रहा है, चाहे हमारी पर्सनल मैटर हो, चाहे हमारे कंपनी के मैटर हो, बट हम हमारे गुरु के आशीर्वाद और गुरु के योग अपना इससे डायरेक्शन से ही हम आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे हम मैं बोलूँगा तो मेरे मेंटर हमारे पूरे फैमिली के और हमारी पूरी उसके हमारे गुरुजी है प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज. बट अगर मैं प्रैक्टिकली मेंटरशिप देखूं जो मेरे बिजनेसेस में और मेरे को गाइडेंस में है, तो हमारे आज मेरे पिताजी जो हमारे चेयरमैन है श्री रजनी भाई अजमेरा, और मेरे अंकल जो थे श्री छोटू भाई अजमेरा, वो दो मेरे काफ़ी बड़े मेंटर रहे हैं. उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है. जब मैं बिजनेस में आया तो मेरे अंकल ने मुझे बताया कि भाई तुझे ये देखना है, तुझे ये करना है. उनका गाइडेंस, वो हम मेरे साथ बैंगलोर आते थे, बैंगलोर में मुझे करते चल हम साथ में ज़मीन देखते हैं, कैसे ज़मीन में डिस्कशन होता है, कैसे एक लैंडलॉर्ड से डिस्कशन करना चाहिए, कैसे आर्किटेक्ट से करना चाहिए, वो सारे उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया है. मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे हाउ द प्रोसेसेस आर रन, कैसे बिजनेस रन होता है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, वो सारा उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल गाइडेंस और विजन दिया. ऑफ कोर्स मेरे जो काफी हमारे जैसे मेरे फैमिली था, तो मैं मेरे जनरेशन का सबसे छोटा, आई एम द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ द एंटायर जनरेशन, बट मेरे ऊपर 8 बड़े भाई थे. उन्होंने मुझे हर एक समय पे गाइडेंस दिया है, हर एक समय पे. सो एक जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा ये मेरा एडवांटेज रहा है कि मेरे एक नहीं बट इतने सारे मेंटर्स थे, ताकि मैं जिसको आई कैन लुक अपॉन, इनकी ये एक फाइनेंस की खूबियत थी तो उनसे मैं ये सीखा हूँ. एक भाई की लाइजनिंग में खूबियत थी, तो लाइजनिंग, बिकॉज रियल एस्टेट में खास करके बॉम्बे में लाइजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उससे मतलब आपकी 50% ऑफ योर सक्सेस मे बी योर प्रोजेक्ट, बट 50% इज योर लाइजनिंग. हाउ फास्ट आप एक लाइजनिंग प्रोजेक्ट को आगे अप्रूवल्स लेके आ सकते हो, वो सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण सक्सेस है. तो लाइजनिंग किसकी एक्सपर्टीज थी, उससे क्या सीखना है, मार्केटिंग में कौन एक्सपर्ट था, उससे क्या सीखना है. तो एक नहीं, आई वुड से आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी मेंटर्स. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. और जब स्पिरिचुअल
टेक्निकल डोमेन नॉलेज और फंक्शंस का मिक्सचर हो जाए तो फिर इतना अच्छा ग्रुप का निर्माण होता है। ये मुझे समझ में आया जब आपने इतना अच्छा आंसर दिया कि आपके स्पिरिचुअल गुरुज, मेंटर्स आपको डोमेन नॉलेज से, टेक्निकल से लेके फंक्शनल नॉलेज सिखाने वाले, आपके फैमिली के एक्सपर्ट, चेयरमैन से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक ये लोग, जब इनका कॉम्बिनेशन बना तो आज मेरा रियलिटी हमारे सामने है। थोड़ा आगे बढ़ते, लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है जब कंपनी बहुत ग्रो करती है। आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स है, इतने लोगों ने काम किया, लेकिन आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या थी वो स्ट्रैटेजी जिससे इतने साल तक आपने काम कर रहे हैं और आगे इतना सारा काम करने वाले हैं? तो कुछ लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताइए। तो हमारा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि आज जैसे रियल एस्टेट में एक बोलते हैं कि जैसे आप कोई फैक्ट्री होती है, वो प्रोडक्शन कांस्टेंट चलते रहता है, उसमें प्रोडक्ट निकलते रहता है। फॉर अस लैंड इज अ प्रोडक्शन, सो वी नीड टू एंश्योर कि आज हम लैंड आज हमारे पास होनी चाहिए कि ताकि हम अगले 5 साल 7 साल 8 साल के एक हमारा ये है कि भाई 8 से 10 साल का आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए, ताकि आप ये ग्रोथ कंपनी को एक लेवल पे, कांस्टेंट लेवल पे ग्रो कर सको। अगर आप आज रियल एस्टेट के लिए लैंड बैंक और लैंड प्रोजेक्ट्स इज द प्राइम रॉ मटेरियल विच we feel we should have for the next 8 to 10 years in our kitty, so that your company will steadily grow। चाहे ऊपर नीचे कुछ भी है, बट 8-10 साल का एक जैसे बोलते हैं खुराक होना चाहिए आज अपने किटी में। तो वो स्ट्रेटेजी से आज हम अगर आगे चले तो हमने ये देखा है कि हमारा as an entrepreneur or as a owner, our job is to get the best of the land। और एक रियल एस्टेट में there are issues, लैंड कोई भी क्लियर नहीं होती है पूरे इंडिया में। वो लैंड को क्लियर करना, वो लैंड में से जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करके, हमारी कंपनी की ये है कि हम ऐसी लैंड ढूंढे जिससे हम वो एक लैंड की वैल्यू आज 100 रुपए है, बट मुझे पता है कि बिकॉज ये सारे XYZ प्रॉब्लम्स है, इसके लिए वो 100 रुपए। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते तो ये 100 रुपए की चीज 1000 रुपए होती। तो हम वो 100 रुपए की चीज लेते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसको 2-3 साल लगते हैं जैसे प्रॉब्लम होता है उस हिसाब से, या 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं। वो करने के बाद वो वैल्यू को 1000 रुपए लेके आते हैं, वो वैल्यू को गोल्ड माइन करते हैं, और फिर जब वो प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो एज अ लीडरशिप स्किल, आवर आई वुड से strategy is to ensure that we give a clear platform to the development and the for the project एक clear platform होना चाहिए। उसके पीछे हम ये सारी issues, problems को लेके आए, उसको solve करें और फिर हम उसको आगे बढ़े। तो और फिर उसके बाद हमारा ये मानना है कि ये problem को जब हम solve करते हैं तभी हमारे पास professionals होने चाहिए जो ये प्रोजेक्ट्स को आगे एक हम X लेवल पे लेके आए और वो उनको ऊपर लेके जाए। तो ये 2 चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ की हम प्रोफेशनलिज्म, जिसकी स्किल सेट हो, किसी की मार्केटिंग में स्किल सेट होती है, किसी की डेवलपमेंट में स्किल सेट होती है, कंस्ट्रक्शन में होती है, सेल्स में होती है, फाइनेंस में होती है, वो सारी स्किल सेट वो रेगुलर वर्किंग में आनी चाहिए। और आप एज अ लीडर शुड ब्रिंग and solve the macro level problem। एक ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करो, रेगुलर सारे तुम्हारे टीम शुड बी वर्किंग एंड टेकिंग द प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूंगा ये इतना जबरदस्त आंसर था कि अगर किसी को भी भारत में एक अच्छा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना है, बिल्डर बनना है, डेवलपर बनना है, लैंड को डेवलप करना है, तो जो आंसर सर ने दिए, ये लीडरशिप स्ट्रैटेजी एकदम कोर स्ट्रैटेजी थी कि लैंड को ऐसे लेवल पे खरीदो जब उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप उसे और अप्रिशिएट करवा के फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करो। मैक्रो लेवल पे एज अ मैनेजमेंट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करो, और माइक्रो लेवल पे आपकी टीम इंप्लीमेंट करके अच्छी टीम आपका काम आगे बढ़ा दे। तो दोस्तों देखिए क्यों ये रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों ये आने वाली बुक एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये वो रियल एस्टेट गेम चेंजर है पूरे भारत की। तो कई सालों से काम तो कर रहे थे बट लोगों को पता नहीं था कि वो स्ट्रैटेजीज क्या है, और पता होने से भी नहीं। इसके लिए लगती है टीम, इसके लिए लगता है डेडिकेशन, इसके लिए लगता है फोकस, इसके लिए लगती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप की फीलिंग, जिससे जब आप ये काम करते हैं 2-2, 3-3 साल एक लैंड को क्लियर करने में लग जाते हैं, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो। फिर भी लगे रहना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, जब आप ये नेवर गिव अप एटीट्यूड से काम करते हैं तो जाकर ही लॉन्ग टर्म पे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं।
थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ेंगे पर्सनल लीडरशिप के बारे में, या पर्सनल एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए एज अ डायरेक्टर, एज अ लीडर, आप क्या पावर रिचुअल्स या कोई हैबिट्स, कैसे आप इतना सब संभाल पाते हैं? बहुत थोड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं, कोई लीगल मैटर आ जाए, लोग टेंशन में आ जाते हैं, तो आप लोग कैसे इतना कूल काम टेम्परामेंट रख के इतने बड़े बड़े मैटर्स को, लाइसेंसिंग के रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं? तो वो आपकी पर्सनल खुद की स्ट्रैटेजी क्या है, खुद को इंस्पायर, खुद की एनर्जी लेवल अच्छी रखने की? देखो, हमारा, जैसे मैंने कहा, जैसे हमारा काफी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, तो हम एक फंडामेंटली चीज बहुत ही क्लियर मानते हैं कि जो भी चीज होता है वो भगवान की इच्छा से होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। आज कोई चीज हमारे अगेंस्ट में भी जाती है या हमारे फॉर होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हमारा एक बहुत ही क्लियर फैमिली का मानना है कि वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं और आप एक खाली काम कर रहे हैं वो करने के लिए, बट whatever is God's will is what is going to happen. So that one thing is very clear. तो चाहे कुछ बड़ा झटका भी आता है तो वो झटके को हम, एक हमारे गुरुजी ने सिखाया कि वो भगवान की इच्छा समझ के उसको आगे बढ़ो, उस पर आप अटक मत जाओ। तो वो एक हमारे एक जहन में घुसा हुआ है, चाहे मेरे हो चाहे वो हमारे घर के किसी के भी हो। हाँ, हालांकि दूसरी सारी चीजें हैं, हम ये हमारी बहुत ही क्लियरली मानना है कि भाई आज हम जो भी हम ग्रो कर सकते हैं, जो भी हम आज काम कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं, खाली एक स्किल सेट नहीं होता है। आपको एक लीगल प्रॉब्लम भी देखना है, आपको मार्केटिंग का प्रॉब्लम देखना है, सेल्स का देखना है, HR का देखना है, इतने सारे एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ लीडर यू हैव टू लुक इनटू इट। सो आवर अदर थिंग इज योर मेंटल वेल-बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is very clear. I think we all as a family believe in health matters, which you have to dedicate at least 1 hour to yourself in the day for your health, for your wellness, because अगर आपकी जब तक वो ये state of mind, you cannot take that pressure, आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो जब तक आपकी हेल्थ एकदम स्ट्रांग नहीं रहती है, जो वो विल पावर आपको चाहिए वो नहीं आता है, तब तक आप बिजनेसेस में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैसे मेरा पर्सनली ये है कि आई एम अ मैराथन रनर, सो I take this up as a very serious thing, and I really love running marathons. And एक रनिंग से एक दूसरा एक जब मैं पर्सनली कुछ मैं रन करता हूँ, there is a lot of thinking which goes around when I'm running. So maybe for my work, I think that is the best time आप एक अपने माइंड को अप्लाई करते हो, आपकी स्ट्रैटेजीज सोचते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो। सो एक मुझे ये बहुत ही मेरा पर्सनल मानना है कि आप अगर इफ यू आर हेल्दी, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ दैट गिव्स यू अ मेंटल स्ट्रेंथ, जो आप अपने कंपनी में उसको इस्तेमाल करके आप उस कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी बात कह दी सर ने कि आप हेल्दी रहकर ही एक अच्छी कंपनी को मैनेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना डेडिकेटेड समय निकालना है अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो फिजिकल से लेकर मेंटल तक जब सब चीजों पे आप काम करते हैं और स्पिरिचुअली जब आपको ये पता है, और बहुत सारे आपने जो चीजें कही वो मुझे कृष्ण की अर्जुन को गीता में कई हुई बातों से मैच हो रहा है कि भैया जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अब अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, और हम तो करने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, करने कराने वाले तो भगवान है, अपना रोल प्ले करो। तो जो भी आपको आपके गुरुओं ने, स्पिरिचुअल गुरुज ने सिखाया, वो 100% प्रीचिंग इज मैचिंग विद द प्रीचिंग ऑफ कृष्णा टू अर्जुन, एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद अस। आप अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट कैसे करते हैं? इतनी बड़ी टीम चलाना अलग अलग सिटी में इज डिफिकल्ट, स्पेशली इन रियल एस्टेट। देखिए बाकी कंपनीज में तो क्या होता है ना, इट इज वेरी इजी, मैं आईटी कंपनी चला रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर आईटी के बंदे चाहिए, एमसीए के बंदे चाहिए, तो उस फील्ड से रिलेटेड लोग ले लिए। मुझे फाइनेंस की कंपनी चलानी, एमकॉम ले लिए, सीए ले लिए, मुझे डॉक्टर्स, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स ले लिए। पर रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता है, यू गेट वेराइटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड देन दे वर्क विथ यू, देन दे गेट ट्रेन। तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है रियल एस्टेट में टीम को इंस्पायर करना, जोड़ के रखना। आप लोग कैसे करते हैं? तो हमारा एक कांस्टेंट मोटिवेशन और कांस्टेंट इंटरेक्शन विद आवर टीम रहता ही रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे कंपनी में एक जैसे हम जॉइंट फैमिली है, फैमिली मेंबर्स काफ़ी सारे हमारे बिजनेसेस में है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो बॉटम लेवल से लेके टॉप लेवल सबसे हम इंटरेक्ट करें। सो शायद मैं सबसे नहीं करूंगा, बट मेरा कोई कजिन होगा जो वो एक जूनियर इंजीनियर से भी इंटरेक्ट करेगा, या उसे क्या होता है कि कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए या कोई भी एम्प्लॉय जो होता है, उनको एक
क्या बोलते हैं, उनको एक मेंटली एक जब मिलता है कि आई हैव एन इंटरेक्शन विद द ओनर ऑफ द कंपनी, एक वो साइकोलॉजिकल बहुत ही मैटर करता है, और उसको एक अलग तरीके से वो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। एक उसकी कोई भी पर्सनल इश्यूज होती है, वो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं उनसे जाके शेयर कर सकता हूँ। सो ये एक चीज हमने रखा है कि भाई वी ट्राई एंड कनेक्ट टू आवर एम्प्लॉइज एज मच एज पॉसिबल। सेकेंडली, हम हमेशा ऑब्वियसली जो इंसेंटिवाइजेशन होता है, जो टारगेट्स होते हैं, वो सारे हम डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करते हैं इंसेंटिव्स की तरह। या हम एक रेगुलर, हमने हमारी कंपनी हमें अभी जस्ट एक बहुत ही अच्छा शुरू किया है कि हमारे कंपनी का एक मीटिंग रखना, जहाँ पे हम लोगों को हर 3-4 महीने में एक बार बुलाते हैं, जो हमारी कंपनी का अगले 1 साल का क्या ग्रोथ एज अ ओनर्स हमको दिखता है, हमको क्या करना है, ताकि वो लोग को भी एक ग्रोथ पाथ, वो लोग को भी एक विजन मिले, ताकि लोगों को जब तक आप अपने साथ नहीं रखोगे, आप अपनी ग्रोथ नहीं दिखाओगे, आप अपनी क्या आगे की प्रॉब्लम्स है और क्या आगे के इश्यूज है या क्या प्रोजेक्ट्स आप लेके आने वाले हो, अगर वो सब शेयर करोगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनको मिलता है, और वो कॉन्फिडेंस से वो लोग आगे बढ़ते हैं, और वो लोग भी खुद कंपनी को अपनी समझ के फिर वो प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करना। तो ये हमने देखा है कि कनेक्ट विथ योर एम्प्लॉइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम ऑब्वियसली इंसेंटिवाइजेशन, जो भी आपकी ग्रोथ ऑफ सैलरीज, एम्प्लॉय बोनस, ये सारी तो होनी चाहिए, बट इमोशनल कनेक्ट एंड पर्सनल कनेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सुपर। इमोशनल कनेक्ट और पर्सनल कनेक्ट बहुत जरूरी है आपकी टीम का। तो आप भी अगर एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अपनी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने विजन उन्हें क्लियर कीजिए, अपने आने वाली प्रॉब्लम्स उन्हें बताइए, ताकि अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे, और अगर वो ग्रोथ में प्लानिंग कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, तो आपको बताए। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स कभी कभी रियल एस्टेट में आ जाती है, कभी कोई रीजनल प्रॉब्लम्स, कभी कोई स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज अलग अलग चीजें होती है। जैसे कोरोना आ गया, एक ग्लोबल इश्यू आ गया, रेरा अच्छी चीज है, लेकिन आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर जीएसटी, फिर नोटबंदी, ये 3-4 चीजों से आपने कैसे अपनी प्रोसेस को शुरू रखा और कैसे आपने टैकल किया, वो जरा हमें बताइए। तो अमोल जी, मेरा ये मानना है कि पिछले 10-12 साल में रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मतलब बहुत सारे इश्यूज आए। जैसे आपने बताया, सबसे पहला लीमन ब्रदर्स के क्राइसिस से जब ये शुरू हुआ 2007-8 में, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ, बट उसके बाद नोटबंदी आया, रेरा आया, जीएसटी आया, IL&FS के प्रॉब्लम्स आए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जैसे जैसे आते गए, एक रियल एस्टेट के ग्रोथ में बाधा लाते गए। मतलब लोगों को एक डिसीजन लेने में, जो आज हमारा ये मानना है कि एक कंपनी जब ग्रो करती है तो, या रियल एस्टेट में कोई डिसीजन लेता है फ्लैट लेने के लिए, नॉर्मली 3 से 4 महीने में, आज मैं पहली बार फ्लैट लेने के दिमाग में सोचता हूँ तो वो शायद 3-4 महीने, 5 महीने में मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, चाहे ये प्रोजेक्ट हो चाहे वो प्रोजेक्ट हो, उस हिसाब से। सो उस कारण उस तरह से अगर हम देखें तो हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स होने से एक लोगों के मेंटालिटी में ऐसा आ गया, अरे ये प्रॉब्लम आ गया तो शायद प्राइसेस और घटेंगे, तो रुक जाते हैं। तो टाइम टेकिंग डिसीजन एक रियल एस्टेट कंपनी में काफी सारी चेंज होने लगी और टाइम लगने लगा। 3 महीने से वो 6 महीने तक चले गए, और उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ स्लो होने लगा। स्पेशली मैं अगर अब मुंबई मार्केट में बात करूं तो शायद बैंगलोर में, हैदराबाद में वैसा नहीं था, वहां पे अच्छा था क्योंकि आईटी कंपनियां ग्रो हो रही थी। पर जब कोविड आया तभी लोगों को लगा कि इससे बुरा तो जिंदगी में कोई नहीं हो सकता है। 100 साल में एक बार एक पैंडेमिक आता है, और एक हमारे इंडियंस का साइकोलॉजिकल ये है कि भाई वी एज इंडियंस एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कुछ भी बोलिए, होम और रियल एस्टेट एक जहन में अपने सबके ब्लड में जुड़ा है। चाहे मैं आप हो, मैं हूँ, कोई छोटा बंदा हो, कोई कुछ भी हो, अगर उसके पास पहले पैसा है कि चाहे वो जमीन लेगा, चाहे वो अपना घर लेगा, चाहे कुछ ना कुछ, पर वो रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ ना कुछ तो एसेट खरीदेगा ही खरीदेगा। उसको एक मन की सिक्योरिटी मिलती है उससे। तो वो जब ये कोविड आया तभी ये चीज बहुत क्लियर हो गया कि इससे बुरा रियल एस्टेट में अभी कुछ नहीं हो सकता है। और हमने वो देखा कि जब
कोविड आने के बाद लोगों ने जब रियलाइज किया 2-2.5 महीने घर पे बैठे कि बॉस घर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा अपना, तो एक अपना घर होना बहुत ही जरूरी है। और वो एक मेंटल साइकोलॉजिकल बहुत ही असर किया है। और उससे रियल एस्टेट में आप पिछले 1.5-2 साल से देखिए कि डिमांड काफी अच्छी बढ़ी है। लोगों ने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ही एक चाहे वो सस्टेन्ड ग्रोथ बोलो, चाहे वो उसको एक इमोशनल ग्रोथ बोलिए या जो भी बताइए, एक एवरी इंडियन इज नाउ वेरी क्लियर कि मेरे पास कुछ ना कुछ रियल एस्टेट की एसेट होनी चाहिए फॉर माई सिक्योरिटी, फॉर माई फैमिली सिक्योरिटी, फॉर माई सिक्योरिटी। तो उस कारण आज पिछले 150 साल में देखिए घर की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। और वो इंपॉर्टेंस आज हम देख रहे हैं कि उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिमांड में। और वो देखे कि भाई इतना अच्छा डिमांड आ रहा है तो लोगों वो घर खरीदने आज आगे बढ़ रहे। तो जो पहले 6 महीने का टाइम था वो आज 3 महीना हो चुका है। तो इतना मैं पर्सनली देख रहा हूं कि कन्वर्जन रेशियो काफी अच्छा हो चुका है और उसके हिसाब से ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है। सुपर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने बताया कि कैसे इन सब चीजों की वजह से लोगों के मन में जो था कि भाई घर तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनका डिसीजन मेकिंग टाइम था वो 6 महीने से घट के 2-3 महीने हो गया। अब वो बहुत कॉन्क्रीट डिसीजंस लेने लग गए। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और इश्यूज तो हुए, लेकिन सबने फेस किया। और जो कंपनियां पहले से रूल्स रेगुलेशन से काम कर ही रही थी उनका तो अच्छा ही हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऐसा कहा जाता है कि ऑल लीडर्स आर गुड रीडर्स, मतलब और जरूरी नहीं है सिर्फ आज के जमाने में रीडिंग की डेफिनेशन भी बदल गई। कुछ ऑडियो बुक सुनते हैं, कुछ मूवी से सीखते हैं, कुछ बुक से। तो कोई ऐसी बुक आपने पढ़ी अदर देन नॉर्मल एजुकेशन जो आपको लगा बहुत काम आई, एक टर्न अराउंड बुक साबित हुई आपके लिए? तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस? See, honestly, I'm not a very big book reader, but मैं एक बोलता हूँ ना, जैसे कि काफी सारे ब्लॉग्स आते हैं, काफी सारे रियल एस्टेट के आर्टिकल्स होते हैं जो हमको सोशल मीडिया में दिखते हैं, फेसबुक में दिखते हैं, इंस्टा में दिखते हैं, हर जगह पे। जो सम किसी के कोई डिजाइन्स अच्छे होते हैं, किसी के। सो आई एम एक्सप्लोरिंग, मैं वो उसको ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। एक बुक मैंने हालांकि 1-2 बुक्स पढ़ी है। मेरी इंटरेस्ट लेवल बुक्स में बहुत कम थी, बट जो एक DLF की मिस्टर सिंह की एक बुक आई थी, हाँ, तो वो बुक मैंने डेफिनेटली पढ़ी। हाउ डिड ही स्टार्ट हिज ग्रोथ जर्नी इन गुड़गांव and all of that. That obviously was of interest to me, so I have read that book. But otherwise, I'm not a big book reader, but I primarily believe in knowledge, and learning is a very big knowledge for all of us. Every day you should read what is happening in your needs of इंटरेस्ट। और मेरा इंटरेस्ट प्राइमरीली काफी टाइम पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट ही रहा है, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ, ढूंढते रहता हूँ और आगे पढ़ते रहता हूँ। सुपर, थैंक यू। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे ब्लॉग पढ़िए, चाहे आर्टिकल पढ़िए, कोई लेटेस्ट न्यूज पढ़िए, लेकिन आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू ग्रो इन योर ओन सराउंडिंग और एनवायरमेंट। थैंक यू सो मच सर। अब बात करते हैं कुछ एक इमोशनल पार्ट हम आपका जानना चाहेंगे कि इतने साल की जर्नी में जरूर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या कोई लाइफ स्टोरी आपके साथ घटित हुई होगी जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड है, चाहे वो बचपन में हुई हो, चाहे मिडिल एज में, चाहे अभी कुछ दिन पहले आपने किसी सीनियर अपने चेयरमैन को कभी किसी क्लाइंट को हैंडल करते हुए देखा तो कुछ सीखने मिला, या कोई बहुत बड़ा लैंड डील में आप इन्वॉल्व हुए उसमें सीखने मिला। कोई पर्सनल स्टोरी आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को जिससे आपको लगता है जो बहुत बड़ी गेम चेंजर टर्न अराउंड स्टोरी थी आपके लाइफ की? वैसे मेरे उसमें 2-3 चैलेंजेस मैंने देखे। हालांकि एक हमारा कोई प्रोजेक्ट में हम काफ़ी इन्वॉल्व थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक जिस जनरल स्टोरी बता रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट में हम काफ़ी इन्वॉल्व थे और एक हमारी कोई भी गलती नहीं होने के कारण भी, बट हमको वो प्रोजेक्ट में से एक गवर्नमेंट लेवल से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। इंडिया में नहीं था, ये कहीं बाहर था। तो वो प्रॉब्लम्स आने के कारण हमको ऐसा था कि शायद वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से, हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा डूब जाएगा। और हम वो सारी चीजें पिछले, और ये सारी अभी लेटेस्ट घटनाएं ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स हुई थी, तो वो सारी चीजों में हम इतने इन्वॉल्व थे। एक टर्न अराउंड टाइम ऐसा था कि शायद हमारा इन्वेस्टमेंट हमको भूल जाना पड़ेगा, हमको हमारे जो पैसे लगे उसको भूल जाने पड़ेंगे। और हमको था कि भाई ये प्रॉब्लम्स
आर नॉट नेसेसरी, और ये प्रॉब्लम जो आ रही है, जो गवर्नमेंट हमको या वहाँ की लोकल अथॉरिटीज हमको जो बता रही है वो गलत है। बट हम जो भी फाइट कर रहे हैं वो एक अलग देश पे होने के कारण, यहाँ पे नहीं होने के कारण वी वर हेल्पलेस, और कोविड के कारण हम ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे और हम उनको हमारे इश्यूज नहीं कर पा रहे थे। सो एक रोज ना रोज कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज और प्रॉब्लम्स आती जाती थी। तो एक माइंड में वी वर ऑलवेज थिंकिंग, बट वन थिंग एज आई सेड कि भाई हमारे जैसे बताया कि भाई जो भी होता है भगवान की इच्छा से होगा। इवेंचुअली वो चीज को 1 साल लगा और वी क्लियर्ड दैट प्रॉब्लम और हम उसमें से बाहर निकले। तो मेरे एक इसमें से एक लर्निंग यही था कि यू हैव टू कीप पेशेंस इन योर बिजनेस। आज प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम कल सुबह सॉल्व नहीं होगी। You have to work towards it to ensure that your problem gets solved. आपको काम ऐसे हाथ ऊपर हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते हो, बट आप वो काम के पीछे लगो, आप उसके पीछे मंथन करो, उसके पीछे आप ये लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी करो, ये सारा चीज आपको मेहनत करनी है, but you don't give up. So one thing I have learned in my thing is that never give up in any of the problems. और जो चीज मुझे लगती है कि शायद ये मैं कर पाऊं, ये मैं कर लूंगा, बट there are इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, वो तो आती रहती है, बट उसके पीछे अगर आप लगे और उसके पीछे कुछ भी करो, आप करते जाओ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप टर्न अराउंड करके चेंज कर सकते हो। और यही चीज जो मैं बता रहा था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे टाइम लग रहा था कि शायद ये गया प्रोजेक्ट, पर वो प्रोजेक्ट को हमने जाते करके हमने सक्सेसफुली उसको हैंडओवर किसी और को कर दिया। तो ये मेरा सबसे बड़ा लर्निंग और टर्न अराउंड था ये प्रोजेक्ट के लिए। वैसे काफी सारे दूसरे सारे भी चीज थे, बट हमको एक ही चीज मैं इसमें से कहूंगा कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट में या कोई भी इश्यूज में जब तक आप पर्सनली इन्वॉल्व होके वो प्रॉब्लम को रोज सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो डिफिकल्टीज विल कम, चैलेंजेस विल कम, बट डोंट गिव अप। सुपर्ब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल लर्निंग कि इतने मतलब इंडिया के बाहर भी जब आप पे प्रॉब्लम आया, कोरोना की वजह से आप जा नहीं पाए, फिर भी आपने पेशेंस रखा और एंड में ये हुआ कि वो मैटर सॉल्व हो गया, आपने प्रोजेक्ट सेल आउट भी कर दिया। तो पेशेंस अगर आप रखते हैं और स्पेशली रियल एस्टेट के बिजनेस में, और आप अगर चैलेंजिंग टास्क कर रहे हैं तो पेशेंस रखना जरूरी है, अपनी एफर्ट लगाना भी बहुत जरूरी है, एफर्ट को छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लर्निंग टू दिस स्टोरी ऑफ रियल इंसिडेंट व्हाट हैड हैपेंड विद यू। अब थोड़ा सा रियल एस्टेट के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की तरफ भी, मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, कुछ टेक्निकल बातें भी करेंगे। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप सोल्ड आउट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये रिमाइंड करा दूं, 1985 1990 उस समय में 300 एकड़ की प्रोजेक्ट बनाना कोई सोच भी नहीं सकता था, तब भी अजमेरा ग्रुप ने बनाए। इसलिए ये पायोनियर है, ये पिन कोड डेवलपर्स है। जिस एरिया को लोग पहचानते तक नहीं थे, वहां इनके प्रोजेक्ट आने के बाद वो एरिया डेवलप हो गया, वो आज बिजनेस हब बन गए। इनका कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप मुंबई से है तो इन्हें जानते ही है, लेकिन आप पूरे भारत से भी है तो आज अजमेरा रियलिटी की पूरी स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। सर इतने सारे प्रोजेक्ट बेचने में बहुत सारा मशक्कत करनी पड़ती है, दिक्कत लगती है, तो मार्केटिंग का क्या आप रोल बताना चाहिए कि एक रियल एस्टेट कंपनी में मार्केटिंग का क्या रोल है और आप लोग कैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्क करता है? रियल एस्टेट कंपनी में 2 तरह की मार्केटिंग होती है। एक होती है आप एक ब्रांड को, जैसे कि कोई नए डेवलपर आते हैं या कोई नई कंपनी आती है, उसको अपने कंपनी का कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी सारा ब्रांड मार्केटिंग करना पड़ता है। दूसरा हमारा जो पर्सनली मानना है, योर प्रोजेक्ट इज योर मार्केटिंग। तो आज जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, जो प्रोजेक्ट आप एक क्या बोलते हो उसको बना के दिखाते हो मार्केट में, और वो डिलीवर जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है, वो आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। सो रियल एस्टेट के अंदर project delivered and handed over is your biggest brand value. So that is the primary belief what we believe in. And हमेशा obviously हम ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड काफी सारा मार्केटिंग होता ही है। जो आज के तारीख में मुझे ऐसा मानना है कि एक ब्रांड को एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कोई भी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी होती है वो एरिया को। आज के तारीख में हम कोई भी ब्रांडिंग या मार्केटिंग करते हैं तो वो एरिया को एक आपको हीरो बनाना है, क्योंकि जब तक आपकी वो एरिया में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो एरिया में लोग आएंगे नहीं, तो आपका प्रोजेक्ट कैसे लेने आएंगे। तो वो एरिया को आप ब्रांडिंग हीरो बनाइए। आप वो प्रोजेक्ट में क्या, हर एक प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ वो माइक्रो मार्केट में अलग है, उससे आपको अलग लाना ही पड़ेगा। देखो बिल्डिंग सारे बनाते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स भी सारे होते हैं, कॉमन एमिनिटीज भी सारी
80-90% कॉमन होती है, बट कुछ 2-3 अलग अलग चीज आपको जो वो एरिया में नहीं है वो आपको लानी पड़ेगी, तो आपका एक वो एडिशनल प्लस पॉइंट बनता है. सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टडी इन योर ओन माइक्रो मार्केट व्हेन यू आर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट. नंबर 3 मेरा ये मानना है कि आपके प्रोजेक्ट का कांस्टेंट हैमरिंग और एक वो होना चाहिए सोशल. आज के जमाने में सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल. खाली बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स नहीं होते हैं, बट एक समवेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल मीडिया ब्रांडिंग काफी जरूरी है. और चौथा ये मानना है कि जब आप एक लेवल पे काम करते हो, जैसे हमारी कंपनी है, हम खाली ब्रांड मार्केटिंग नहीं करते, बट हम एक मतलब प्रोजेक्ट मार्केटिंग तो करते ही करते हैं, बट हम एक ब्रांड लेवल मार्केटिंग भी हम सोचते हैं कि भाई हमें जैसे कि हमने कुछ सालों पहले, अभी ऑब्वियसली कोविड के कारण हमने बंद कर दिया, बट हम एक सोशल गैदरिंग करते थे. हर साल हमारे वडाला के प्रोजेक्ट में एक होता था फायरवर्क शो. सो दिवाली के 2-3 दिन पहले हम हमारे एरिया के लोगों को बुलाते थे एंड वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ फायरवर्क शो. सो दिस वाज जस्ट अ gathering to show, and it was nothing related to a project, it was nothing related to anything, but it became like a talk. Okay, every year in the event Diwali में एक firework show अजमेरा के project में होता है, और पहले 200 लोगों से आज 2000 लोग वहां पे आने लगे. So that was the kind of acceptance एक होता है. So these are the brand recall values which you should constantly do when you are growing in your real estate projects. थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी बात आपने कही. मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, समय पे कंप्लीट करते हैं, जो आप कमिट करते हैं वो लोगों को देते हैं, और कुछ एडिशनल देते हैं जो उस एरिया में नहीं है, तो आप अपने आप ही एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का ब्रांड खड़ा कर रहे हैं. और जितना आप अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी नीड, प्रॉब्लम, डिजायर को समझते हैं, उतने जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं. तो सेल्स के बारे में पूछना चाहूंगा. इतना बड़ा सेल्स आप ऑल अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस लंदन में भी करते हैं, तो ये 100% एम्प्लॉय बेस्ड मॉडल से सेल होता है, या ऑप्शन बी चैनल पार्टनर सेल करते हैं, या कॉम्बिनेशन है ऑप्शन सी में एम्प्लॉय प्लस चैनल पार्टनर मिलके सेल करते हैं? कैसा मॉडल है आपका? हमारा प्राइमरीली मॉडल है सी. हम अपने टीम से और चैनल पार्टनर से. देखो, चैनल पार्टनर एक रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा, बॉम्बे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चाहे वो एक क्या बोलते हैं, लोगों को क्या हो गया है कि मेंटालिटी है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होगा कि नहीं होगा, चाहे हम कितने भी अच्छे सालों से आज करें या कुछ भी करें, पर वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उसको एक बंदा चाहिए, वो मेंटल कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, और उसको ऑप्शन देने के. सो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं बॉम्बे में बात करना चाहूँगा, तो बॉम्बे में लोगों एक क्या बोलते हैं कि यहाँ पे चैनल पार्टनर का इम्पोर्टेंस काफी इम्पोर्टेंट होता है, और वो ताकि उनको कॉन्फिडेंस दिखाए, उनको ऑप्शन दिखाए, उनको सब प्रोजेक्ट्स के प्लसेस और माइनसेस बताए, और फिर वो उसमें आगे बढ़ सके. सो हमारा जो मॉडल है वो हमारे जो एम्प्लॉइज जो होते हैं सेल्स और मार्केटिंग के टीम के, वो लोग करते हैं, प्लस ऑब्वियसली चैनल पार्टनर्स, वो दोनों मिला के उसके अंदर हम उसमें आगे बढ़ते हैं. सुपर, थैंक यू सो मच. सब मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग ही ठीक ना हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम आस्किंग दिस डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, तो फिर मैनेजमेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में? आपको क्या? बहुत ही ज्यादा. जैसे मैंने बताया कि भाई आप रियल एस्टेट इज अ प्रोडक्ट और इज अ लाइन. डेफिनेटली यहाँ पे आप इंडिया में देखो तो देर आर प्रोफेशनली रन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड देर आर फैमिली रन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. बोथ आर सक्सेसफुल. ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट सक्सेसफुल, पर रियल एस्टेट में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, वो मैनेजमेंट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आज चाहे वो मैनेजमेंट हो, ओनर हो, चाहे वो टाटाज हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे अजमेराज हो, चाहे रुस्तम जी हो, चाहे वो कोई भी दूसरे डेवलपर्स हो, whoever they are, so they owners involvement in the problems of real estate is very very important. तो आज एज अ मैनेजमेंट हमारा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर पर्सनली रहता ही रहता है, चाहे वो एक कंपनी पॉलिसी रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कुछ भी हो. एज आई सेड कि हमारी जो जॉइंट फैमिली होने के कारण एवरी मेंबर इज असाइंड अ पर्टिकुलर रोल. तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन में देखता होगा, एक मेरा फैमिली मेंबर जो होगा वो परचेज डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है. तो एवरी सेक्टर में वन पर्सन इज देयर सो दैट इट इज द प्रॉब्लम कम्स एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. So for us, we personally definitely believe management role play is very important in real estate.
सुपर, थैंक यू। चलिए आखिरी 2-3 सवाल अब हम आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्या नेक्स्ट बिग विजन और गोल है आपका एज अ कंपनी? अभी क्या सोच रहे हैं अगले 5 साल? जैसे मैंने बताया, हमने जब भी लास्ट 1.5 साल पहले जब कोविड आया था, तभी वी एज अ फैमिली हैड अ डिस्कशन एंड वी हैड आवर ओन थॉट्स कि अभी क्या करना चाहिए। जब ये कोविड आ गया, पहले 1-2 महीने तो सारे इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, सब लोग क्या होगा आगे पता नहीं था। जब हमने बताया कि हम लोग ने सोचा कि जब मैंने बताया कि रियल एस्टेट में पिछले 10-12 साल में जो इश्यूज आए, लीमन ब्रदर्स से लेके नोटबंदी से लेके रेरा, जीएसटी, IL&FS, ये सारे प्रॉब्लम्स में कोविड वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन कि इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। राइट। और हमें वो बहुत क्लियर था कि जब भी क्राइसिस इंडिया में आए हैं, और हिस्टोरिकली भी आप देखो, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे फास्ट ग्रो होता है आफ्टर द क्राइसिस। और Yes. वो प्रूव हुआ है लीमन ब्रदर्स में, वो प्रूव पहले भी हुआ था, और आज भी आफ्टर कोविड आप देखो रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा ग्रोथ आया है। Yes. तो ये ग्रोथ हमको क्लियरली दिख रहा था, और हमने एक हमारा इंटरनल विजन बनाया कि हमारी कंपनी को, बिकॉज वी आर इन रियल एस्टेट, हमको 3 to 5x ग्रो होना है आज से जो हम आज है। तो हमें हमारी कंपनी को 3x to 5x ग्रोथ अगले 3 से 5 साल में लाना है। तो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने वो बैक बर्नर पे थे, जितने वो प्रॉब्लम्स में थे, उसको प्रॉब्लम्स को लाओ, उसको सॉल्व करो और वो प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करो। तो वो ग्रोथ हमने वो पाथ हमने 2020 में, मई 2020, जून 2020 में बनाया, और वो बिजनेस प्लान से हम आगे बढ़े। और उस प्लान में हमने सोचा कि हर साल हमको मिनिमम 3 से 5 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं और उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो उस ग्रोथ से हम देखते हैं, तो हमने एक फर्स्ट 2021 के स्टार्ट में हमने एक 500 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर हमने ये दिया कि 2021-2022 between now and March we will launch 2 or 3 more projects which will be about giving a top line of 2000 crores more, so that we are doing। so ये सारे ग्रोथ पाथ पे हम चल रहे हैं, और हमारा ये विजन बहुत क्लियर है कि अगले 3 से 5 साल में हम 3 फोकस पे काम करेंगे। हमारे ग्रोथ, जो हमारी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, उसको जल्द से जल्द प्रोजेक्ट हमारे बुक्स में लाएंगे और उसको सॉल्व करके लॉन्च करेंगे। नंबर 2, हमारे पास ऑलरेडी 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट पोटेंशियल है, उसको हम बुक्स में लाके लॉन्च करेंगे। और तीसरी बात है, हमारे पास ये लैंड बैंक होने के कारण हम नई जमीन नहीं खरीदेंगे, ताकि हमको फाइनेंशियल प्रेशर नहीं चाहिए। हम जॉइंट वेंचर और जॉइंट डेवलपमेंट में उसको बिलीव करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद एक रियल एस्टेट ब्रांड जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, वो कंपनियों का डेफिनेटली आगे ग्रोथ, वो कंपनी प्रेफर्ड कंपनी हो जाएगी रियल एस्टेट मार्केट में। आज मैं घर लेना चाहूंगा, पर जो कंपनी ने डिलीवर किया है, जो कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो प्रेफर्ड कंपनी हो जाएगी एक बायर के लिए उसके प्रोजेक्ट खरीदे। सो ये सारी चीजें, और उसके अंदर सबसे दूसरा था कि हमारा लिस्टेड होना, बिकॉज लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द आइसिंग ऑन द केक। अगर ये आप लिस्टेड हो, आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप एक सालों से कंपनी में हो, मतलब 30, 40, 50 साल से, अगर ये सारी पॉइंट्स है, तो यू विल बिकम एज अ प्रेफर्ड रियल एस्टेट प्लेयर फॉर दैट माइक्रो मार्केट और फॉर दैट एरिया। तो ये सारी पॉइंट्स भगवान की दया से हमारे में थी। हम लिस्टेड है, हम 50 साल प्लस से प्रोजेक्ट में हैं, हमने 45-50,000 अपार्टमेंट्स डिलीवर कर चुके हैं। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेशन है, तो व्हाई नॉट लॉन्च मोर प्रोजेक्ट्स एंड बिकम द प्रेफर्ड फॉर द पब्लिक एट लार्ज वेरेवर वी आर लॉन्चिंग। तो वो देखते हुए हमारे ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमने अग्रेसिव की, और हम आज, जैसे मैंने बताया, 3 लॉन्च कर चुके हैं, 3 और ये साल में लॉन्च करेंगे। अगले साल में 4 से 5 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, और उस हिसाब से हम अक्वायर भी नया करते जाएंगे। सो ये पूरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे हम आज अगले 5 साल तक चल रहे हैं। सुपर। और वैसे भी मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर भी कवर कर ही लिया। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ है और चैलेंजेस कहाँ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। फिर भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट आप बताना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में आगे अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? अफोर्डेबल में है, प्रीमियम में, कि मिक्स में है, या चैलेंजेस क्या है कुछ? देखो, इंडिया में है ना, रियल एस्टेट में हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। आज हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा पॉपुलेशन। 130-40 करोड़ का पॉपुलेशन जब है,
एवरीबडी नीड्स होम। जैसे मैंने बताया साइकोलॉजिकली रियल एस्टेट इमोशनल कनेक्ट रखता है अपने इंडियंस में, और एवरीबडी वांट्स टू हैव वन होम। तो आज सोचिए जब 130-40 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका घर, उन लोग को जब घर चाहिए, तो इंडिया के सारे डेवलपर्स सब आज 24 घंटे भी काम करें ना, तो भी ये हाउस को हम ये डिमांड को नहीं पूरी कर पाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इन रियल एस्टेट। आप अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस कीजिए, देयर विल बी लॉट ऑफ, हमारा ये मानना है कि एक कंसोलिडेशन काफी आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि ब्रांड एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कोविड के बाद। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, डिलीवर्ड हो, और आपने इतने लिस्टेड हो, ये सारी चीज होती है, तो यू बिकम अ प्रेफर्ड प्लेयर टू अ somebody else जो खाली probably just शुरू किया हो। तो इस कारण एक कंसोलिडेशन मार्केट में काफी दिखेगा आपको, और वो हो रहा है। तो वो कंसोलिडेशन होगा, और वो कंसोलिडेशन में सबकी जो स्पेशलिटी है, जैसे मैं आज एक लोकल डेवलपर हूँ, तो मेरी स्पेशलिटी वो लोकल माइक्रो मार्केट में लैंड एक्वायर करनी है। बट मैं आता हूं तो मैं एक ब्रांड लेके आता हूं, मैं डेवलप करूंगा, मैं डिलीवर करूंगा। तो जब दो जन मिलते हैं तो रियल एस्टेट के लिए अच्छा होता है, वो ग्रोथ पाथ रियल एस्टेट के लिए, वो माइक्रो मार्केट में अच्छा ग्रोथ दिखेगा। सो डेफिनेटली कंसोलिडेशन आगे जाते हुए दिख रहा है अगले 2-3 सालों में। सुपर, थैंक यू सो मच सर। फाइनली 2-3 चीजें मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एक अच्छा ब्रांड बनाना हो, तो सक्सेस मंत्र रियल एस्टेट में आपके हिसाब से क्या है? 2-3 पॉइंट्स में आप अगर बताना चाहें। Firstly, as I said, point number 1 success mantra is that आप अपने never give up on your problems. Real estate will have problems. Real estate will come up with problems. Never give up on your problems. Super. Okay, continue to work towards finishing and solving your problems. Number 2 is whenever you are, try to make your brand be the most transparent player in your organization and in your micro market. Show what you have. Obviously, thanks to RERA, you are today, every one of us are 80-90% transparent, but become 100% transparent. RERA में सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होती है, तो डेफिनेटली सारे सब करते ही है, पर उसके आगे भी अगर आप कर सको तो जरूर कीजिए। आप मोस्ट ट्रांसपेरेंट रहिए। डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज इंडिया में डिलीवर करो, डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे, तब तक आप उसको, आपकी ब्रांड को जितना भी आप मार्केटिंग कर लो, जितना भी आपको करो, जब तक आप डिलीवरी की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दोगे, वो ब्रांड नहीं बन पाएगी। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डिलीवरीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एंड बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट in your business. Super, thank you so much for giving a wonderful learning. आखिरी 2 क्वेश्चन में से एक सबसे पहला सवाल से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रियल एस्टेट में हम लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर एक अच्छी ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रैक्टिकल लेवल पे मिल जाए अपने टीम मेंबर्स के लिए, तो क्या ये एक अच्छा गेम चेंजर साबित हो सकता है? जो हमारा मिशन भी है कि 2030 तक हम लोग कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन एंड कोच करना चाहते हैं, तो इससे कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको क्या लगता है? नो, डेफिनेटली पड़ेगा। आज के तारीख में आप रियल एस्टेट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, रियल एस्टेट एक कंपनी में आज इंडिया में देखो, उसके पीछे 250 अलग अलग और इंडस्ट्री चलती है। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चलता है, बट उसके पीछे 250 से 300 अलग अलग इंडस्ट्री चलती है, जैसे स्टील, सीमेंट, वुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारी अलग अलग इंडस्ट्री चलती है। सो स्किल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कोई भी इसके अंदर आता है तो उसको एक डोमेन नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे हमारे कंपनी में हम कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते ही रहते हैं। आज हम लोग बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स शायद होंगे, बट हमको ये आज मैं एक फैमिली रन बिजनेस या लिस्टेड कंपनी से आया हूँ, मेरी पास है, बट जब तक मेरे खुद की अंदर ट्रेनिंग नहीं होगी, मेरे को पता नहीं है क्या है रियल एस्टेट में, हाउ विल आई ग्रो माय कंपनी और हाउ विल द पर्सन ग्रो। सो आज मैं मार्केटिंग में हूँ, शायद मैं मार्केटिंग में, रोज मार्केटिंग में आप देखिए सोशल मीडिया में रोज नए नए चीज आते हैं। आज मैं शायद 10 साल पहले कुछ सीखा होगा, पर आज वो उससे 10 गुना नया चीज आ चुका है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपनी कंपनी में करें, जो हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं in every department of us, so that you are updated, you are knowledge, and you know how to take your company forward. So that is most important thing. You should not give that up and don't take it serious, lightly. आपको एक
specific department, और जैसे मैंने कहा, एक person from the family to be looked after to ensure that everyone is trained and skill set is given properly. सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। जैसा आप सब जानते हैं दोस्तों कि बिना ट्रेनिंग एंड कोचिंग के आप एग्जैक्टली उनसे वो आउटपुट नहीं निकलवा सकते जो आप चाहते हैं। अपनी टीम को साथ रखने के लिए, कंपनी को फास्ट ग्रो करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड विद द डोमेन नॉलेज। और वही रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज का एक मोटो है कि डोमेन नॉलेज प्लस फंक्शनल नॉलेज प्लस प्रॉपर माइंडसेट के साथ एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना के रियल एस्टेट की कंपनीज को टॉप लेवल की टॉप नॉच ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सके। और सर, आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मार्केटिंग एजेंसीज अभी बहुत ग्रो कर रही है, तो मार्केटिंग एजेंसीज और एडवाइजर को आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी हो या एज एन एडवाइजर किसी प्रोजेक्ट को चुनना हो तो मैं क्या ध्यान रखूं और कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ा सकूं? देखो, मेरा ये मानना बहुत क्लियर है, जो इतनी सारी अभी मार्केटिंग एजेंसीज आती है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, आप मार्केट में लाते हो, यू आर बिकमिंग, आज एक मार्केटिंग एजेंसी इज बिकमिंग द फेस फॉर द कस्टमर एट लार्ज। आज वो कस्टमर, आप आज वो मार्केटिंग एजेंसी का चेहरा सबसे ज्यादा देखेगा और उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट में लाने के लिए। तो प्लीज कोई भी जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करो, वो एक, जैसे मैंने बताया, वो डेवलपर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो या जिसका प्रोजेक्ट आप मार्केट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट का हिस्ट्री और वो प्रोजेक्ट की पूरी बैकग्राउंड चेक प्रॉपरली कीजिए जब आप उसको प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हो। वो डेवलपर का भी बैकग्राउंड और हिस्ट्री पूरा चेक कीजिए, उन्होंने डिलीवर किया है कि नहीं किया है, उन्होंने जो कमिट किया था वो पास्ट प्रोजेक्ट्स में हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केट में कोई नया प्रोजेक्ट लेके जाते हो। अगर पास्ट की डिलीवरीज, पास्ट के कमिटमेंट्स पूरे हुए हैं तो डेफिनेटली वो डेवलपर इज अ सीजन्ड प्लेयर, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और वो सब चीज अब जब आप नए प्रोजेक्ट में मार्केट करते हो तो ये सारी पुरानी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वो कीजिए। सेकेंडली, जो भी आप मार्केट करो, जो भी प्रोजेक्ट आप मार्केट करो, प्लीज डू नॉट, आज वो क्या होता है, एक वो उसमें कभी कभार कोई ओवर कमिट कर लेते हैं, शायद वो डेवलपर ने भी नहीं बताया होगा, बट वो एक खाली एक अट्रैक्शन लाने के लिए ओवर कमिट कर देते हैं। बट वो कभी भी कोई भी चीज का ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। डू नॉट आज अगर मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं समझो कि मैं 1 करोड़ का एग्जाम्पल में 25 लाख का घर बेच रहा हूं, तो मैं उसे एक पैलेस नहीं दिखा सकता हूं। आई हैव टू ब्रिंग एक, क्या होता है, मार्केटिंग कंपनियां काफी का टाइम क्या करती है कि 25 लाख का घर बेच रहा हूं पर मैं इमेजेस और वो सब इतना बड़ा कर देता हूं कि वो एक पैलेस का होता है ना, पैलेस का फोटो डाल देते हैं। पर we have to bring reality to the, we have to show कि भाई yes, 25 lakh rupees house, but you show what actually, how can the house be. Do not show them a palace and then show them a small box. वो mindset बहुत play करता है. So you need to be most realistic when you are marketing. राइट। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि एक मार्केटिंग एजेंसी को, एडवाइजर को अगर ग्रो करना है तो क्या क्या चीजें देखें, बिल्डर के अंदर क्या चीजें देखें, खुद कैसे एथिकली प्रमोट करें ताकि आप एक फेस बन जाते हैं उस बिल्डर का। तो ये लास्ट सवाल के साथ हम अपना इंटरव्यू यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर ग्रुप ऑफ अजमेरा रियल्टी जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। हम आपके हर एक टीम मेंबर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम हमारे टीम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने ये रोल प्ले किया, वो ब्रिज बनने का आपके और हमारे इस इंटरव्यू के बीच में। मैं आपका सर इतना प्रीशियस समय आपने निकाला, धवल अजमेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया और रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाई। आपके आखिरी शब्द मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू अमोल जी। आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि मैं ये आपके ग्रोथ का एक हिस्सा रहा हूँ, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। आप, मेरा बहुत पर्सनली मानना है कि रियल एस्टेट में प्रैक्टिकल नॉलेज is most important than any other university knowledges. Obviously वो सारे important है, but जब तक practical knowledge नहीं होगा, जब तक कोई real life experience आप शेयर नहीं करोगे, तब तक वो ग्रोथ नहीं हो पाता है कोई भी कंपनी का। आपके ये इंटरव्यूज और आपके ये जो जैसे बताया लर्निंग्स ऑफ द टॉप 50 CEOs और 100 CEOs की जो आप लाओगे और जो ये चीज आगे बढ़ेगा, आई एम श्योर एवरी प्लेयर हु इज लुकिंग टू बी अ एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट प्लेयर विल डेफिनेटली ग्रो हिज कंपनी फ्रॉम आपके इंटरव्यू सुन के और देख के। सो कांग्रेचुलेशंस एंड यू आर डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब। प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।